देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन के संरूपण के बारे में पढ़ा और आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में। देखिए बच्चों, एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए एल्कीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इनके अणुओं में कार्बन कार्बन द्विआबंध यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इन्हें ओलिफिन कहते हैं। देखिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और देखिए, अगर हम सबसे छोटी एल्कीन की बात करें तो सबसे छोटी एल्कीन होती है हमारी एथीन। देखिए हमारी क्या है, एथीन का सूत्र है ये। और एथीन का सूत्र यानी कहने का मतलब है दो तो क्या होते हैं इसमें कार्बन और चार होते हैं हाइड्रोजन यानी C2H4। यानी हम बोल सकते हैं कि क्या होता है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहती है और इस कार्बन से भी दो क्या जुड़ी हुई रहती है, हाइड्रोजन। तो देखिए तो ये क्या हो गई हमारी एथीन। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब बात करते हैं एल्कीनों की संरचना के बारे में कि एल्कीनों की संरचना क्या होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एल्कीन में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। देखिए बच्चों, अगर आप एल्कीन की बात करें तो हमने क्या देखा कि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें होता क्या है, जो ये कार्बन परमाणु है ये कैसा होता है, sp2 संकृत होता है। आगे देखिए, द्विबंधित कार्बन परमाणु पर 3 sp2 संकृत कक्षक एवं एक शुद्ध p कक्षक, और शुद्ध p कक्षक से मतलब क्या है, असंकृत होता है। अब देखिए, जो ध्यान दीजिए कि जो द्विआबंधित कार्बन परमाणु है, कोई सा भी कार्बन परमाणु हो सकता है, तो इन दोनों कार्बन परमाणु की ही अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु पर 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इस कार्बन परमाणु की बात करें तो इस कार्बन परमाणु पर 3 तो sp2 संकृत कक्षक होते हैं और एक यहाँ पर असंकृत p कक्षक होता है, यानी एक असंकृत p कक्षक होता है जिसे हम शुद्ध p कक्षक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? उदाहरण देखिए एथीलेन। देखिए जो समझे, यहाँ पर जो एथीन है, भाई हमने बात की थी ना भी एथीन की, C2H4, इस एथीन को हम एथिलीन भी कह सकते हैं और एथिलीन के उदाहरण से हम एल्कीनों की संरचना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, एथिलीन में दो कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी हमने देखा ना एथीन की संरचना, भाई एथीन को ही एथिलीन कहते हैं। तो अभी हमने संरचना देखी थी, भाई इसमें होता क्या है, दो कार्बन परमाणु होते हैं और दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और इस कार्बन से भी जुड़े हुए रहते हैं दो हाइड्रोजन और इस कार्बन से भी जुड़े हुए रहते हैं दो हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए, प्रत्येक कार्बन दो हाइड्रोजन परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। मैंने आपको बता दिया, भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और प्रत्येक कार्बन सिग्मा बंध के द्वारा दो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, भाई अगर हम इसकी बात करते हैं एथिलीन की या एथीन की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी इस एथीन में 5 तो क्या है, सिग्मा बंध। 5 तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। देखो बच्चों, बॉन्ड भी बोल सकते हैं या बंध भी बोल सकते हैं, यानी 5 तो इसमें क्या है, सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध। और एक देखिए, एक इसमें क्या है, पाई बंध। एक इसमें क्या है, पाई बंध। ठीक है, एक लिख देती हूँ, एक पाई बंध है। देखिए जो वापस ध्यान दीजिए, भाई कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके बीच में एक सिग्मा बंध है, एक पाई बंध है और इस कार्बन से देखिए दो हाइड्रोजन सिग्मा बंध से जुड़ी हुई है, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन सिग्मा बंध से जुड़ी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एल्कीन की बात करें और एल्कीन में भी अगर हम एथीन की या एथिलीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 तो इसमें सिग्मा बंध होते हैं और एक इसमें क्या होता है, पाई बंध। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए, कार्बन के असंकृत p कक्षक परस्पर पार्श्वीय अतिव्यापन से एक पाई बंध बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक कार्बन यानी द्विबंध से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो sp2 संकृत होता है, यानी उस पर 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं और एक क्या होता है, शुद्ध कक्षक या एक असंकृत कक्षक होता है। तो जो असंकृत कक्षक होते हैं वो परस्पर समपार्श्वीय अतिव्यापन से ओवरलैपिंग करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बंध का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो इस कंसेप्ट को एक बार आप समझ लीजिए
मान लीजिए ये कार्बन है। अब इस कार्बन पे हमने क्या पढ़ा कि 3 क्या होंगे, sp2 संकृत कक्षक होंगे। तो देखिए एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या हो गए, ये तीनों, 1 2 3, ये तीनों क्या हो गए, sp2 संकृत कक्षक हो गए। और एक इस पे क्या होता है, असंकृत कक्षक। देखिए बच्चों ये तीनों तो sp2 संकृत कक्षक हो गए और ये जो एक है ये असंकृत p कक्षक है। p ऑर्बिटल है या हम बोल सकते हैं शुद्ध p कक्षक है, ठीक है। ये तो एक कार्बन की बात हो गई। इसी तरीके से देखिए जो दूसरे कार्बन की हम लोग बात करें, समझिए यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है उस दूसरे कार्बन पे भी क्या होंगे, 3 sp2 संकृत कक्षक होंगे। लीजिए दूसरा कार्बन है, इसमें देखिए एक तो ये sp2 संकृत कक्षक, ये दूसरा sp2 संकृत कक्षक और ये तीसरा sp2 संकृत कक्षक हो गया। भाई इसके पास भी क्या हो गए, 3 sp2 संकृत कक्षक हो गए और इसके पास भी एक क्या है, असंकृत p कक्षक। ये असंकृत p कक्षक हो गया। क्लियर है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे समझिए, भाई इस कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक और इस कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक, ये आपस में sp2 अतिव्यापन करते हैं। समझिए बच्चों क्या करते हैं, ये sp2 अतिव्यापन करते हैं, जिससे यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बन। क्या बन रहा है, सिग्मा बन। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और अब क्या होता है, ये जो असंकृत, समझिए यहाँ पर जो ये असंकृत p कक्षक है ये आपस में समपार्श्वी अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या बनता है बच्चों, पाई बन। क्या बनता है, पाई बन। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ये जो sp2 संकृत कक्षक है ये हाइड्रोजन का जो 1s कक्षक है, समझे यहाँ पर हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ, sp2s अतिव्यापन, sp2s अतिव्यापन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, वही sp2s अतिव्यापन, यहाँ पे भी sp2s अतिव्यापन, यहाँ पे भी sp2s अतिव्यापन। और इस तरीके से इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इस कार्बन से भी ये 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए इनके बीच में सिग्मा बन, इनके बीच में सिग्मा बन, ये भी सिग्मा बन और ये भी सिग्मा बन। क्लियर है। तो आया समझ में। भाई हमने क्या देखा, कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध है, इन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध, इन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध। यानी हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन, जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन देखो ये 1 2 3 सिग्मा बंध बना रहे हैं। इस तरीके से ये कार्बन भी 1 2 3 सिग्मा बंध बना रहे हैं। यानी हम कुल सिग्मा बंधों की बात करें, यानी हम जो एथिलीन की बात कर रहे हैं तो एथिलीन में कुल सिग्मा बंधों की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 5 तो सिग्मा बंध और एक इसमें क्या हो गया, पाई बंध, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारी जो एथिलीन है उसकी संरचना होती है। आई बात समझ में। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों आगे क्या है, आगे देखिए बच्चों 3 sp2 संकृत ऑर्बिटल। देखिए बच्चों ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, ठीक है ना। 3 sp2 संकृत ऑर्बिटल 3 सिग्मा बंध बनाते हैं तथा एक कार्बन एवं 2 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। मैंने आपको समझा दिया ये। अतः एथिलीन में 5 सिग्मा बंध एवं 1 पाई बंध होते हैं और पाई बंध होने के कारण वे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और समझिए बच्चों, भाई इसमें पाई बंध होता है, भाई पाई बंध होता है ना, तो पाई बंध होने के कारण ही क्या होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और देखिए इसमें 5 तो क्या हो गए, सिग्मा बंध हो गए, 5 तो सिग्मा बंध हो गए और एक क्या हो गया, पाई बंध। क्लियर है। तो ये आपको इसकी संरचना समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों इसी संरचना को हम एक बार वापस समझ लेते हैं। देखिए जो समझिए यहाँ पे और अच्छे से आपको ये संरचना समझ में आ जाएगी। नहीं, सबसे पहले ये संरचना आपको ये बता रही है कि किस तरीके से जो हमारे एथिलीन है, जो एथिलीन का अणु है उसमें सिग्मा बंध का निर्माण होता है, यानी केवल सिग्मा बंध के बारे में बता रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या है, कार्बन है। देखिए यहाँ भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। और देखिए ये कार्बन के 3 sp2 संकृत कक्षक है। देखिए एक तो ये हो गया sp2 संकृत कक्षक, एक ये हो गया sp2 संकृत कक्षक और एक ये हो गया sp2 संकृत कक्षक। हो गए 3 sp2 संकृत कक्षक। इसी तरीके से इस कार्बन के भी देखिए एक तो ये sp2 संकृत कक्षक हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यानी इस कार्बन पे भी 3 sp2 संकृत कक्षक, इस कार्बन पे भी 3 sp2 संकृत कक्षक। क्लियर है यहाँ तक का। और इस कार्बन का एक ये वाला sp2 संकृत कक्षक और इस कार्बन का ये वाला sp2 संकृत कक्षक आपस में sp2 अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अब इधर देखिए इस कार्बन का ये वाला sp2 संकृत कक्षक और ये हाइड्रोजन, देखिए बच्चों ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s कक्षक
कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और ये भी सिग्मा बंध बन गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी ये वाला sp2 संकृत कक्षक और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो 1s कक्षक है वो आपस में अतिव्यापन करके ये सिग्मा बंध बन गया। सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी सिग्मा बंधों का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो संरचना है वो आपको सिग्मा बंध को बता रही है, क्लियर कर रही है कि कितने सिग्मा बंध का निर्माण होता है, 1 2 3 4 5। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। अब हम देख लेते हैं पाई बंध के बारे में। देखिए आगे, अब देखिए बच्चों ये इस संरचना से, देखिए हम एक एक संरचना पढ़ेंगे, इन संरचना से आपको पाई बंध समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होती है। देखिए बच्चों एक एक संरचना को समझेंगे। देखिए सबसे पहले इस संरचना को देखिए। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा बंध का निर्माण हो गया, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये सिग्मा बंध बन गया, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 सिग्मा बंध बन गए। हमने पढ़ा ना अभी पिछली स्लाइड में किस तरीके से 5 सिग्मा बंध बन गए। अब देखिए बच्चों इस कार्बन पे, देखिए पहले यहाँ समझिए, इस कार्बन पे भी एक क्या है, पी कक्षक, जिसे हम बोल सकते हैं असंकृत पी कक्षक या शुद्ध पी कक्षक, और इस कार्बन के पास भी क्या है, एक असंकृत पी कक्षक है। ठीक है, तो देखिए समझे यहाँ पर भाई इन दोनों कार्बन पे देखिए ये क्या है, असंकृत पी कक्षक है, जिसे हम शुद्ध पी कक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन कर रहे हैं, पी अतिव्यापन, जिससे पाई बंध का क्या होता है, निर्माण। आया समझ में, क्लियर हो गया किस तरीके से पाई बंध बनता है। तो देखिए बच्चों इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए समझिएगा, इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध है और देखिए ये ऊपर और नीचे ये क्या बन गया, पाई अभ्र, एक पाई अभ्र का क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। अब देखिए अब हम इसमें एक बार देख लेते हैं कि जो इनकी बंध दूरी है, भाई बंध दूरी और जो बंध कोण है वो कितना होता है। तो देखिए बच्चों अगर हम एथिलीन की बात करें तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बंध दूरी होती है ये 134 पिकोमीटर होती है। इसी तरीके से देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बंध दूरी 110 पिकोमीटर होती है। और देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, अगर हम इस कोण की बात करें, यानी इस कोण की अगर हम बात करें, ये होता है 116.6 डिग्री, यानी ये वाला जो बंध कोण है HCH ये होता है 116.6 डिग्री। और इसी तरीके से देखिए ये जो बंध कोण की हम लोग बात करें HCC, यानी इस वाले बंध कोण की अगर हम बात करें ये होता है 121.7 डिग्री का। क्लियर है। तो देखिए हमने इनके बीच की जो बंध दूरी है, यानी यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच की बंध दूरी और कार्बन हाइड्रोजन की बंध दूरी के बारे में भी पढ़ लिया है कि क्या इनकी बंध दूरी होती है, साथ ही बंध कोण के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको एल्कीनों की संरचना समझ में आई होगी। चलें आगे, चलिए अब देखिए एल्कीनों का IUPAC नामकरण। तो देखिए बच्चों एक बार हम इनके IUPAC नामकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, भी हमने पढ़ा ये कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। आगे देखिए यहाँ अनुलग्न ईन, ईन लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं, ईन। यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित होता है, इस द्विआबंधित कार्बन पर sp2 संकरण होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए कुछ एल्कीनों के IUPAC नाम निम्न है। देखिए बच्चों अब हम कुछ एल्कीनों के IUPAC नाम देख लेते हैं। तो देखिए एक एक को हम पढ़ते चलेंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों सबसे पहले इसे देखिए, इस पहले वाली एल्कीन को देखिए। देखिए इस एल्कीन को अगर आप देखेंगे तो एक सीधी श्रृंखला ये हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। ठीक है, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए बच्चों गिनती उस सिरे से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो देखिए गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, कितने कार्बन है श्रृंखला में, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट काम में लेते हैं, तो ब्यूट लिख दिया हमने। अब हमें डबल बॉन्ड की स्थिति बतानी है ना कि एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। देखिए एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट 1 इन। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए दूसरा, देखिए इस तरीके से देखिए बच्चों दूसरे को देखिए बच्चों, ये दूसरा हो गया हमारा, दूसरी कोई एल्कीन है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक तो ये वाली हमारी कार्बन श्रृंखला बन रही है, एक ये वाली कार्बन श्रृंखला बन रही है। ठीक है, हम किसी को भी मुख्य श्रृंखला के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे मुख्य श्रृंखला मान ली, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। तो ना अब गिनती शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4।
ठीक है। अब देखिए जो ये समूह है, अब जो समूह बच गया मुख्य श्रृंखला से बाहर, जो समूह बच गया वो प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। यानी 3 नंबर पे यहाँ पे मैथिल प्रतिस्थापी लगा हुआ है। अब ये जो मैथिल प्रतिस्थापी है इसे हम पहले लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3, यानी 3 नंबर पे क्या है, मैथिल प्रतिस्थापी है। तो ये हो गया 3 मैथिल। क्या हो गया, 3 मैथिल। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी ये हो गए ब्यूट। क्या हो गए, ब्यूट। और 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन, यानी 3 मैथिल ब्यूट 1 इन। क्लियर है बच्चों। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। चले आगे, चलिए अब देखिए इस तीसरे को देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यानी इसमें मुख्य श्रृंखला क्या होगी, यहाँ पे बात आ गई। अब देखिए बच्चों मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते वक्त एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये चीज़ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मुख्य श्रृंखला की हम लोग बात करें तो हमारी मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे समझिए बच्चों, इस मुख्य श्रृंखला को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ 2 प्रतिस्थापी है, 2 नंबर पे एथिल और 3 नंबर पे मैथिल। और हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली एथिल पहले आता है। तो IUPAC नाम क्या होगा, 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूट। भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन, 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है ना तो ब्यूट 1 इन। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूट 1 इन। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में। आगे देखिए अब हम बात करेंगे एल्किनो में समावेता के बारे में। तो देखिए बच्चों एल्किनो के IUPAC नामकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। और देखिए बच्चों ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नामकरण लिखने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं समावयवता के बारे में। तो देखिए बच्चों एल्किनो में निम्न समावयवता पाई जाती है। पहली है संरचनात्मक समावयवता। तो देखिए एल्कीन 2 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करती है। पहली है श्रृंखला समावयवता और दूसरी क्या है, स्थिति समावयवता, ठीक है। आगे देखिए तो देखिए श्रृंखला समावयवता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और देखिए बच्चों श्रृंखला समावयवता से पहले मैं आपको थोड़ा सा संरचनात्मक समावयवता के बारे में बताना चाहती हूँ कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। भाई क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन जिनकी संरचना या हम बोल सकते हैं जिसमें बंधों की व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके की संरचनात्मक समावयवता हम पढ़ेंगे, श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता। और देखिए जो यहाँ पे नाम से ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है और स्थिति समावयवता क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले श्रृंखला समावयवता देखिए, इस समावयवता में द्विआबंध की स्थिति नहीं बदलती परंतु कार्बन कार्बन श्रृंखला बदलती रहती है। अब देखिए जो नाम से ही पता लग रहा है श्रृंखला समावयवता, यानी इसमें होती क्या है भाई, इसमें श्रृंखला अलग अलग होती है, यानी कार्बन श्रृंखला बदलती रहती है लेकिन द्विआबंध की स्थिति नहीं बदलती। और देखिए उदाहरण देखिए बच्चों C4H8, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, C4H8 को ब्यूटीन, यानी नॉर्मली ब्यूटीन होता है। तो इसके समावयवी की बात कर लेते हैं, इसके श्रृंखला समावयवी देख लेते हैं। तो देखिए C4H8 के अग्र श्रृंखला समावयव है। तो देखिए बच्चों ये दो इसके क्या होते हैं, श्रृंखला समावयवी होते हैं। और देखिए ध्यान से देखिए इस वाली में देखिए ब्यूट 1 इन में देखिए 1 2 3 4 मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 मेथिल प्रोपीन को, देखिए बच्चों इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे इससे 2 मेथिल प्रोपीन को, तो 2 मेथिल प्रोपीन में देखिए 1 2 3 श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो देखा आपने श्रृंखला क्या है, अलग अलग। और अगर आप इन दोनों को देखोगे तो दोनों में ही 4 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी देखिए 3 3 6 और 2 8, यानी दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन यहाँ पे जो कार्बन श्रृंखला है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, इसमें कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। क्लियर है। तो देखा आपने ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे द्विबंध की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1 नंबर के बाद क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये हो गई हमारी श्रृंखला समावयवता, ठीक है बच्चों।
अब दूसरा देखिए बच्चों, स्थिति समावेता। तो देखिए बच्चों, अब हम स्थिति समावेता के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए स्थिति समावेता में क्या होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध की स्थिति बदलती है। देखिए जो समझिएगा, स्थिति समावेता में क्या होता है, जो कार्बन की श्रृंखला है, यानी जो कार्बन श्रृंखला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल द्विआबंध की स्थिति बदलती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की समावेता में कार्बन कार्बन द्विआबंध की स्थिति बदलती रहती है। तो देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पे भी हम ब्यूटीन का उदाहरण ले रहे हैं। तो देखिए C4H8 के समावेवी। तो देखिए बच्चों, C4H8 के निम्न 2 स्थिति समावेवी होते हैं। समझिए, पहला देखिए ब्यूटवनीन, दूसरा क्या है ब्यूटूइन। देखिए समझिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कार्बन श्रृंखला है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से गिनती शुरू होगी। और देखिए जो इसकी बात करें, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन है, यानी कि जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है, श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन श्रृंखला में द्विबंध की स्थिति बदली है। जो परिवर्तन है वो किस में आया है, द्विबंध की स्थिति में। देखिए यहाँ पे 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है। देखिए गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, तो 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है। यहाँ पे गिनती हम किसी भी सिरे से शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, यानी ये तो हो गया ब्यूटवनीन और ये हो गया ब्यूटूइन, ठीक है। तो देखा हमने यहाँ पे कि दोनों के अणुसूत्र समान है, ठीक है, कार्बन की जो श्रृंखला है वो भी समान है, केवल कार्बन की श्रृंखला में द्विबंध की स्थिति अलग अलग है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्थिति समावेवी, ठीक है बच्चों। तो संरचनात्मक समावेता आपको समझ में आई। आगे देखिए, अब दूसरी देखिए ज्यामितीय समावेता। तो देखिए जो दूसरी समावेता कौन सी है, ज्यामितीय समावेता। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन जो द्विबंध है उसके प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन के कारण होने वाली समावेता को ज्यामितीय समावेता कहते हैं। देखिए समझे बच्चों, कार्बन कार्बन द्विबंध है, उसके प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन के कारण जो समावेता होती है उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावेता। यह एक प्रकार की त्रिविम समावेता होती है। और देखिए इसमें एल्कीन अणु को 2 रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, एल्कीन अणु को 2 रूपों में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 2 रूप कौन कौन से हैं, समझिएगा। देखिए बच्चों, पहला है सिस रूप। देखिए यदि समान परमाणु या समूह, देखिए समझिए, यदि समान परमाणु या समूह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध के एक ही तरफ स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की आकाशीय व्यवस्था को सिस रूप कहते हैं। तो देखिए तो समझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एल्कीन आपको दी हुई है जिसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। और देखिए दोनों कार्बन के अगर समान समूह, देखिए मैथिल मैथिल समान समूह समान साइड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान साइड है, ठीक है, यानी दोनों मैथिल समूह ऊपर की तरफ और इस दोनों कार्बन के हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ठीक है, यानी इस तरीके की जो व्यवस्था होती है जिसमें समान परमाणु या समान समूह समान साइड होते हैं, एक तरफ होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस रूप। देखिए बच्चों, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CIS, सिस, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम इसे, सिस रूप। और इसे एक और नाम दिया जाता है, देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, समपक्ष रूप। और क्या कहा जाता है इसको, समपक्ष। क्लियर है, आई बात समझ में। आगे देखिए, दूसरा देखिए ट्रांस रूप। देखिए जो ट्रांस रूप है, और समझे यहाँ पे ट्रांस रूप को हम और क्या बोल सकते हैं, TRANS, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं ट्रांस। और इसको एक और नाम दिया जाता है विपक्ष रूप, ठीक है। तो देखिए ट्रांस रूप क्या होता है, यदि समान परमाणु या समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की आकाशीय व्यवस्था को ट्रांस रूप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांस रूप को समझिए, ये कार्बन, ठीक है, और देखिए समान समूह, यानी इसका मैथिल समूह नीचे की तरफ, इसका मैथिल समूह ऊपर की तरफ, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो समान समूह है वो समान साइड नहीं है, एक तरफ नहीं है, विपरीत साइड है। इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांस और व्यवस्था और जो सिस व्यवस्था है वो होती है, यानी सिस रूप और ट्रांस रूप होते हैं, जिन्हें हम समपक्ष और विपक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से एल्कीन में ज्यामितीय समावेता पाई जाती है।
ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एल्कीन के बारे में पढ़ा, एक हल्का सा परिचय पढ़ा। हमने एल्कीन में जो एथीन अणु है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा कि क्या उसकी कक्षीय संरचना होती है। IUPAC नामकरण पे चर्चा की, साथ ही साथ हम लोगों ने समावेता के बारे में भी पढ़ा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो अच्छे से आप इन टॉपिक्स को पढ़िए और आगे आने वाले वीडियो में हम एल्कीन के विरचन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।